नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। हमारी खास पेशकश मुद्दा सियासी है में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं नगरीय निकाय चुनाव में दोनों पार्टियों के शक्ति प्रदर्शन की, जो कि आज भोपाल में कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तरफ से देखने को मिला। राजधानी में बीजेपी की नामांकन रैली में जहां मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस के उम्मीदवारों को घेरा, तो वहीं कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को कहा कि वो भी अपने गिरेबान में झांकने की कोशिश करे। लेकिन कहा जा सकता है कि चुनाव का आगाज जबरदस्त हुआ है, तो चुनाव के नतीजे आते आते मतदाताओं को, नेताओं को अलग अलग अंदाज में देखने को मिलेगा। देखिए जरा हमारी एक खास खबर। भोपाल से बीजेपी का शंखनाद, सीएम और प्रदेश अध्यक्ष के निशाने पर नाद, कांग्रेस प्रत्याशी ने भी मांगा हिसाब। मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि जीऊंगा तो मध्य प्रदेश के 16 निगमों में बीजेपी प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है, लेकिन चुनावी शंखनाद प्रदेश की राजधानी भोपाल से किया गया। यहां बीजेपी प्रत्याशी मालती राय के साथ सीएम शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा रोड शो के साथ निकले। कुछ ऐसा ही नजारा ग्वालियर में भी सुमन शर्मा के नामांकन में नजर आया, जहां पार्टी ने एकजुटता का मैसेज दिया और बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधने के साथ ही अपने संगठन और कार्यकर्ताओं की ताकत का एहसास कराया। तुम्हारे यहाँ कोई कार्यकर्ता है कि नहीं कि वही के वो रिपीट करते जा रहे हो? जो मेयर रह गया फिर मेयर बना दो, और कोई यही पैदा ही नहीं हुआ। रे कांग्रेसियों कार्यकर्ताओं, तुम्हारी इससे ज्यादा बेइज्जती और क्या हो सकती है? कोई प्रत्याशी तुम बनेंगे? ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बेइज्जती कर रहा है कमलनाथ। इंदौर में विधायक को लड़ा है, और कोई तुम्हारे पास विधायक के अलावा मिलता ही नहीं। हमारी कृष्णा बहन बैठी, बोल नहीं नहीं मैं विधायक हूं, और कोई बने। ये भारतीय जनता पार्टी है। ग्वालियर में जो विधायक है उसी की पत्नी महापौर बनेगी। सब चीजें घर में ही चाहिए, दूसरा कोई नहीं ले जाए। या ये लगता है कि जो जम के माल लेके सप्लाई करे उन्हीं को टिकट दे दो? वारे कमलनाथ। कमलनाथ जी ने कहा है कि हमें चिंता अगर किसी की है तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से है, और वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कह रहे थे कि भैया सबसे बड़ा ताकत तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता है। तो कांग्रेस भी मानती है कि किसी में ताकत है तो भारतीय जनता पार्टी के इन कार्यकर्ताओं में। और इसलिए आपके बल पर, आपकी मेहनत के बल पर, आपकी योग्यता और ताकत के आधार पर जो चुनाव हम मैदान में उतरे, आज मैं कहना चाहता हूं कि 85 वार्डों के अंदर भोपाल में मित्रों, जो हमने कहा है कि प्रत्येक बूथ जीतने का संकल्प लिया है, आज मैं कहना चाहता हूं मित्रों कि भोपाल के 85 वार्डों के अंदर प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरेगा। भोपाल से कांग्रेस प्रत्याशी विभा पटेल के नामांकन में कांग्रेस ने भी अपनी ताकत दिखाई। पीसीसी चीफ कमलनाथ के साथ कई सीनियर लीडर शामिल हुए और इनके निशाने पर बीजेपी रही। कलाकारी से ये सोचते हैं, घोषणाओं से ये सोचते हैं, एक्टिंग से ये सोचते हैं, यानी जनता प्रभावित होगी और जनता समझ गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हर काम इवेंट की तर्ज पर होते हैं, और ये भी जो काम वो कर रहे हैं वो इवेंट के माध्यम से ही कर रहे हैं। हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता आज पूरी तरह से जागरूक है, हर जगह पर संगठित है, और वार्डों में हम उन्हीं के जरिए चुनाव लड़ने वाले हैं, उन्हीं के साथ चुनाव लड़ने वाले हैं। प्रदेश में 18 जून नामांकन की अंतिम तारीख है, लेकिन शुक्रवार को जो आगाज हुआ उससे समझा जा सकता है कि चुनाव में दोनों ही पार्टियों का अंदाज क्या रहने वाला है। तो आज आगाज कर दिया है चुनाव का, शंखनाद कर दिया है। पहले तमाम नेताओं ने संबोधन किया, उसके बाद अब जनता से आशीर्वाद लेने निकले हैं। लेकिन शायद यही चुनाव की तस्वीर है, धीरे धीरे चलकर कुछ और भी दिखाई देगा, और इससे समझ आता है कि बीजेपी का जो आगाज है वो बड़ा अलग होता है। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, मंसूरी, भोपाल। तो चलिए, तो हम देख रहे थे कि सियासी अंदाज क्या है, क्योंकि आज नामांकन का, आज के बाद 18 तारीख यानी कल दूसरा दिन होगा जब नामांकन जमा करने की अंतिम तारीख होगी। लेकिन उससे पहले आज मध्य प्रदेश के कई हिस्सों से कई तरह की तस्वीरें देखने को मिली। कुछ जगह विरोध के स्वर भी देखने को मिले, जहां कई ऐसे नेता पार्षदों के टिकट नहीं मिलने को लेकर सड़क पर नजर आए। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो रतलाम, खंडवा, कई जगह विरोध देखा गया। कुछ जगह से कांग्रेस की भी खबरें ऐसी ही आई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि मुख्य निशाना दोनों ही पार्टियों का उन महापौरों पर है, उन जगह है 16 जगह
चाहती है बीजेपी कांग्रेस की ज़्यादा से ज़्यादा हमारे महापौर चुनकर आ जाएं। पिछली दफ़ा भारतीय जनता पार्टी के पास थे 16 के 16 नगर निगम, लेकिन क्या जिस तरह से इस बार कांग्रेस ने टिकटों का वितरण किया है, विधायकों पर दांव लगाया है, तो क्या कांग्रेस भी समझ रही है कि कुछ तो कर दिया जाए। पर बीजेपी ने शंखनाद किया है, जोरदार आगाज किया है, और शायद मैसेज यही है कि हम पहले जैसे ही रहेंगे। अब कौन क्या रहेगा समझेंगे इसको। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। आनंद जाट जी है प्रवक्ता कांग्रेस के, साथ ही धैर्यवर्धन शर्मा जी है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, और संदीप पौराणिक जी है वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों को बहुत स्वागत है। सबसे पहले संदीप जी, अब एक दिन और शेष रह गया जब नामांकन जमा होंगे, और लगभग आज हम देखें तो 16 जो नगर निगम है सभी जगह नामांकन दाखिल हो गए। कुछ जगह से खबरें ऐसी भी आई पार्षदों के टिकट को लेकर विरोध के स्वर भी देखे जा रहे हैं, लेकिन आपने सुना है कि शिवराज जी के निशाने पर कांग्रेस रही और उन्होंने बताया कि परिवारवाद से हम दूर हट गए हैं, हमने नए चेहरों को मौका दिया है और यही भारतीय जनता पार्टी है। पर ये जो तस्वीरें आप देख रहे थे, ये क्या कहती है कांग्रेस और बीजेपी की? चुनाव दोनों राजनीतिक दलों के लिए करो या मरो जैसी लड़ाई का है। दोनों ही जीत हासिल करना चाहते, उसके पीछे कारण है मनोज जी। कहीं ना कहीं 2023 का विधानसभा का चुनाव है। ये ऐसे चुनाव हैं कि जिसकी जीत और हार आगे की पटकथा लिखेगा। जहां तक आपने कांग्रेस और बीजेपी की बात कही, स्वाभाविक सी बात है कि बीजेपी का बड़ा मुद्दा परिवारवाद है, और उन्होंने नगर निगम के चुनाव में जो 16 टिकट दिए हैं उसमें कोशिश की है कि परिवारवाद से वो दूर रहें, नए चेहरों को सामने लाएं। हो सकता है बहुत से लोग पार्षद का चुनाव पहले लड़े होंगे, लेकिन बहुसंख्यक ऐसे लोग हैं, या यूं कहें 100% ऐसे लोग हैं जो ना तो महापौर का चुनाव लड़े पहले और ना ही किसी बड़े पद पर रहे। तो कुल मिलाकर के बीजेपी ने एक नई लाइन खींच दी है और नए चेहरों को मौका दिया है। कांग्रेस को घेरने के लिए बीजेपी के पास ये बड़ा मुद्दा है, और उसने ग्वालियर में जो बात कही वो स्वाभाविक सी बात है कि ग्वालियर में जो सिकरवार परिवार है वो राजनीति में बहुत लंबे समय से है। उनके परिवार में सांसद भी हुए, विधायक भी हुए, वर्तमान में जो उम्मीदवार हैं वो उनके पति भी विधायक हैं, सतीश सिकरवार। तो कुल मिलाकर के ये राजनीतिक मुद्दे हैं, और बीजेपी ने वो मुद्दा पकड़ा है जो लोगों के बीच असर करता है। अभी तक वो गांधी परिवार को लेकर हमला करते थे, और अब निचले स्तर पर जाके वो सिकरवार परिवार जैसे पर हमला कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में, अभी तो शुरुआत है मनोज जी, आने वाले दिनों में आपको और बहुत कुछ तरह के बयान देखने मिलेंगे जी। लेकिन कटनी की बात कर लें या फिर कुछ और जगह की बात कर लें, तो कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी कह जरूर रही है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आ रही जो कथनी और करनी में थोड़ा सा फर्क दिखाई देता है। स्वाभाविक सी बात है। देखिए मनोज जी, क्या होता है कि जो बात कही जाती है, मैं ये कह रहा हूँ ना कि बहुसंख्यक जगह जी, चाहे कटनी हो या और भी जगह हो, कि वो लोग राजनीति में हैं, उनके पति राजनीति में हैं, ये सामान्य सी चीज़ें हैं। लेकिन अगर वो उस परिवार का व्यक्ति बड़े पद पर नहीं होता है तो आसान नहीं होता समझाना लोगों को। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि इनके पति विधायक हैं, इनके ससुर सांसद रहे हैं, इनके ये नहीं, तो बात असर करती है। मैं जो कह रहा हूं आपसे, बात असर करने वाली है, अपील करने वाली है। यहां कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक तोड़ खोजनी होगी जिसका वो बेहतर तरीके से जवाब दे सके। ये चुनाव में दिखेगा भी मनोज जी। जी आनंद जी, असर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बेअसर कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आपको बार बार चेहरे दिखा रही कि आपके पास विधायक के अलावा कोई दूसरे चेहरे नहीं थे। शिवराज जी ये कह रहे थे पूरे घर के लोगों को ही टिकट दे दिया, तो वो बेचारा कार्यकर्ता क्या करेगा? दो तीन चीज़ें हैं मनोज जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। पहली चीज़ तो ये है कि मैं समझता हूं कि शिवराज सिंह चौहान शायद कैलाश विजयवर्गीय जी पर हमला कर रहे हैं, या फिर मालिनी गौड़ मैडम पर हमला कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नहीं, टिकट देने की बात नहीं है, विधायक और महापौर दोनों रहे हैं। मैं मुद्दे बाय मुद्दे आपसे बात करना चाहूंगा कि वो कैलाश विजयवर्गीय विधायक थे, तो उनको महापौर का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया था। उसके बाद मालिनी गौड़ जो अभी निवर्तमान महापौर हैं और विधायक भी हैं, उनको भी टिकट दिया था। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं है? हालांकि कार्यकर्ता नहीं है, तभी तो हर चुनाव में 3-4 दूसरी पार्टियों के लोग लाते हैं और फिर लड़ा देते हैं। अभी भी उन्होंने जो है 2 लोगों को शासकीय सेवा से लाए हैं महापौर के प्रत्याशी, और एक जो है जबलपुर में
डॉक्टर थे जो जिनका सक्रिय राजनीति से कहीं लेना देना नहीं था, उनको ले आए। तो भारतीय जनता पार्टी का जो जिस कार्यकर्ता की बीडी शर्मा जी आज बड़ी हुंकार भर रहे थे, वो केवल दरी उठाने का काम कर रहा है। ये दूसरे दलों के जो लोग हैं वो आयातित होते हैं और भारतीय जनता पार्टी में पदों को पा जाते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पूरा जो काम है वो केवल आरएसएस के उन 3 एजेंडे पर काम करता है कि अगर कोई कमजोर है तो उसको कुचल दो, अगर वो थोड़ा मजबूत है तो उसको बदनाम कर दो, और अगर बदनाम भी ना कर पाए तो ध्यान भटकाने की पॉलिटिक्स। जो मुरैना से प्रत्याशी बनाई वो कमजोरी है, सुना है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है। कहां से? और संघ से जुड़ी हुई मुरैना से। नहीं, मैं उसका भी बताता हूं। और जिस ग्वालियर की बात कर रहे हैं, ग्वालियर में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके ससुर जी महापौर रहे हैं, और कविता पाटीदार जो राज्यसभा की सांसद बनाई, जिनके बारे में बड़ा हल्ला किया गया, उनके जो पिताजी हैं वो विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे हैं। तो मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं कि इस समय जो है चहुं ओर शिवराज जी को रात दिन सपने में कमलनाथ जी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इसीलिए वो कमलनाथ कमलनाथ चिल्ला रहे हैं, क्योंकि कमलनाथ जी ने जो संगठन को मजबूती प्रदान की है उसका कहीं कोई तोड़ नहीं दिखाई दे रहा है। 18 सालों का जो कुशासन है वो चिंगाड़ चिंगाड़ कर कह रहा है पानी की कमी, महंगाई आपको या मुझे, हर व्यक्ति को आज परेशान कर रही है। बेरोजगारी का आलम आप देख ही लीजिए कि एक योजना केंद्र की घोषणा होती है और उस पर कितना बवाल पूरे देश में होता है। मध्य प्रदेश भी उससे अछूता नहीं है। कल की ही अखबार की खबर है कि 4 साल से पीएससी की कोई परीक्षा का फाइनल रिजल्ट नहीं आया। तो ये सब असफलताएं हैं। और इसके अलावा कोविड में कुप्रबंधन जो था, और उसमें कंपनसेशन देने की बात जो है आपदा प्रबंधन अधिनियम करता है। मैं पूछना चाहूंगा कि कितने लोगों को वो मुआवजा दे दिया है? धैर्यवर्धन जी निशाने पर कांग्रेस, जाहिर सी बात है वो विपक्ष में है तो सत्ताधारी पार्टी के निशाने पर कांग्रेस होगी, कांग्रेस के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी होगी। लेकिन जो शिवराज जी कह रहे थे, आज बोल रहे थे मन से कि सब परिवार वाले लोगों को टिकट दे दिया, तो क्या यही सब मुद्दे लेकर आप जाने वाले? क्योंकि आज शंखनाद था, पहला नामांकन दाखिल हुआ भोपाल से, तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ मौजूद थे, और जो जिस तरह का आगाज किया गया है वो ये बता रहा है कि यही सब लेकर आप चुनाव मैदान में होंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी बासी कढ़ी में उबाल लाने का प्रयास कर रही है। शिवराज जी ने सत्य को आज पूरे मध्य प्रदेश को बता दिया है। जहां तक नए चेहरे का सवाल है, किसी भी राजनीतिक दल के जो दिग्गज नेता हैं, जब पहली बार चुनाव लड़े तो उनको चुनाव लड़ने का लाभ मिला था, क्योंकि वो फ्रेश एंट्री थे, बिल्कुल उनकी नई इबारत होती थी, लोग पसंद करते थे। भारतीय जनता पार्टी अनेक अवसरों पर ऐसे तमाम नए कार्यकर्ताओं को अवसर देती है। और जहां तक इस चुनाव की बात है, वास्तव में आप पूरे मध्य प्रदेश में नजर डालिए, वे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पुराने हैं। भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित और समर्पित कार्यकर्ता कई दशकों से काम कर रहे हैं, पर न वे सांसद हैं, न विधायक हैं, न मंत्री हैं। ऐसा कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनके पास नहीं रही, पर लोगों ने अच्छे कार्यकर्ता के तौर पर, आदर्श कार्यकर्ता के तौर पर, समर्पित जो विचारधारा के लिए व्यक्तित्व हैं, इस तौर पर उनको जानते हैं। इसलिए ऐसे चेहरों के प्रति आम जनता में सहानुभूति होती है, विश्वास होता है, कुछ नया करेंगे ये, नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ नगर की जनता के हित में इनके निर्णय होंगे, ऐसी भावना लोगों के मन में होती है। और भारतीय लोगों के मन में भावना ये भी होगी सर, धैर्यवर्धन जी जैसे लोग भी बैठे हुए हैं, उनके लिए भी थोड़ी सी भावना दिख जाती। ऐसे भी बहुत सारे कार्यकर्ता जो तरह तरह की आवाज़ें आ रही है। हालांकि आप भी एक कार्यकर्ता है, तो कार्यकर्ता होने के नाते आप बहुत कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आवाज़ें इस तरह की भी आ रही है। अब कार्यकर्ता को नेता पार्टी बनाती है, जब मान होता तब बना देती है। बाकी कार्यकर्ता का मतलब काम तो आपके लिए, आप जैसे लोगों के लिए अभी मन नहीं हो रहा है। नहीं, मैंने बताया ना, कार्यकर्ता को बहुत काम होते हैं जी। ये बहुत सारे कार्यकर्ताओं में किसको चुनाव लड़ाना है, ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है। उन श्रेष्ठ उम्मीदवारों में से भी आज की परिस्थिति में कौन श्रेष्ठतम, इसका चयन इतना आसान नहीं होता, और कोई व्यक्ति विशेष चयन नहीं करता है जी। हमारे यहाँ सामूहिक निर्णय की परंपरा है। एक बड़ा ग्रुप होता है जो इस तरह के सामूहिक निर्णय के लिए एक साथ बैठते हैं, कई बार बैठते हैं, फिर एक निर्णय करते हैं जो कार्यकर्ताओं के लिए शिरोधार्य होता है। और मुझे लग रहा है इन चयनों में जनता की बहुत ही पॉजिटिविटी सामने आ रही है। लोग बहुत सकारात्मक ढंग से ले रहे हैं कि अच्छे निर्णय किए हैं, अच्छे लोगों का चयन किया है,
और नगर निगम के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से अपर हैंड रहा है। शायद उसका बड़ा कारण एक यही होगा कि हम जनता की नहीं, लेकिन नब्ज क्या है, बीजेपी ये समझते मानकर हैं। चल रही है अपर हैंड जो रहा है वो हैंड थोड़ा सा, क्योंकि इस बार कांग्रेस ने भी जिन लोगों को, अब भले आप कहते रहिए कि विधायकों पर दाव लगा दिया है इन पर, लेकिन वो तो ये समझ रहा है कि 23 के पहले यदि किसी भी तरह 2-3-4 नगर निगम आ गए हमारे हाथ में, हालांकि बीजेपी का दावा है कि 16 के 16 हमारे पास रहेंगे, पर 2-4 भी आ गए तो फिर ये कहने को तो बन ही जाएगा कि साहब लगातार ये लोग लेकर आते थे, अब हमारे पास है 23 से पहले। नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो निर्णय है उन्होंने अपनी ओर से श्रेष्ठतम निर्णय किए होंगे, मैं उस पर उंगली नहीं उठा रहा, पर लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो तो मैं कहूंगा, लोगों का ये कहना है कि भाई आखिरकार वही के वही चेहरे हर बार क्यों सामने आ जाते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी में वर्षों से काम करने वाले दूसरे कार्यकर्ता का कद नहीं बढ़ाया जा सकता था? उसको अवसर कब मिलेगा, उसके लिए महत्व क्यों नहीं दिया गया? वैसे ही तो वो संगठन में परेशान है, क्योंकि कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, वही पुराने लोग जिनको इस वानप्रस्थ आश्रम की ओर चले जाना चाहिए, वे नेतृत्व कर रहे हैं। और यदि वो नेतृत्व किसी को देना चाहते हैं तो संतान को देना चाहते हैं, तो बाकी लोग को अवसर कब मिलेगा? संदीप जी, कुछ लोग बीजेपी से भी पूछ सकते हैं कि साहब मौका कब मिलेगा? स्वाभाविक सी बात है मनोज जी कि सवाल तो उठेंगे। जो कार्यकर्ता मान लीजिए पिछले 30 साल से काम कर रहा है, दल बदल करके उस इलाके में कोई नया नेता आ गया, वो टिकट पा जाता है, तो सवाल तो उठेगा। अब पार्टी उस कार्यकर्ता को कैसे संतुष्ट करती है, ये जिम्मेदारी होती है सत्ता और संगठन। अगर आप सत्ता में है तो उसको कहीं समायोजित कर सकते हैं, संगठन है आपका तो जगह दे सकते हैं, लेकिन कार्यकर्ता की उपेक्षा लंबे समय तक नहीं चलती है मनोज जी। आप साल, 2 साल, 1 दशक तक ये कर सकते हैं कि कार्यकर्ता को उपेक्षित करते जाएं और दूसरे लोगों को प्रमोट करते जाएं। जब वो विस्फोट होता है, या यूँ कहें कि वो असंतोष जब विस्फोट में बदलता है, तो पार्टी को बड़ा नुकसान हो जाता है। हमारे सामने कांग्रेस की एक नज़ीर रही है। कांग्रेस ने वो किया जो मन चाहे लोग, एक कोठरी बन के करीब करीब जो लोग रहे, उन्होंने सारे लाभ लिए। वो अपने बेटे, अपने नाती, जिसको टिकट दिलाना चाहा दिलाए। अभी भी परंपरा है राजनीतिक दलों में से, हम नहीं नकार सकते। उसका नुकसान किसी राजनीतिक दल को होता है। वो कार्यकर्ता हताश और निराश हो जाता है जो वर्षों से काम कर रहा होता है। अगर बीजेपी में यह परंपरा लंबे समय चली तो मुझे लगता है कि नुकसान के लिए भी तैयार रहना चाहिए, जिस तरह से कांग्रेस का नुकसान हुआ। क्योंकि हम कांग्रेस में देखते हैं तो किसी प्रदेश में आप चले जाइए, 1 से लेकर 4 पीढ़ी तक उस परिवार का व्यक्ति सांसद का चुनाव, विधानसभा का चुनाव लड़ता है। तो उस इलाके का जो संभावित नेता है उसको आखिर कब मौका मिलेगा? वो एक सीमा तक इंतजार करता है, और जब उसको ये लगने लगता है कि अब सीमा खत्म हो गई है, अब इंतजार नहीं करना चाहिए, तो बगावत करके दूसरी जगह चला जाता है। वर्तमान दौर में कांग्रेस से पलायन जो बीजेपी में हो रहा है, उसका एक बड़ा कारण ये भी है मनोज जी। जी जी, आनंद जाट जी, धैर्यवर्धन जी कुछ कह रहे थे कि बासी कड़ी में बाल लाते रहते हैं। नहीं, मैं दो चीज़ें कहना चाहता हूँ। एक संदीप जी से भी मैं पूछूंगा, पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, धैर्यवर्धन जी ने बहुत साफ गोई से ये स्वीकार किया कि संगठन का अभी मन नहीं था, इसलिए मुझे मौका नहीं मिला। तो भारतीय जनता पार्टी इस समय शिवराज गुट, महाराज गुट और नाराज गुट के माध्यम से, बिल्कुल कहा है, आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा। तो उस मन पर सर धैर्यवर्धन जी धैर्य से सुनिए, आपका बड़ा प्यारा और सुंदर नाम है, धैर्य से सुनिए, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। आनंद से जवाब दे रहा हूं। चलिए, बहुत बढ़िया। क्या बात? मैं ये कहना चाहता हूं, धैर्यवर्धन जी ने बहुत साफ गोई से स्वीकार किया, मैं इसकी तारीफ करता हूं कि मन नहीं था इसलिए संगठन ने मुझे मौका नहीं दिया। तो ये मन की स्थिति आ गई है। अब शिवराज गुट, महाराज गुट और नाराज गुट के बाद अब मनमाने ढंग से चीजें होने लगी हैं, और ये आने वाले समय में इनके लिए बहुत विघटनकारी होगा। ये मध्य प्रदेश की जनता देखेगी। भाई, जहां विश्वास सारंग जी हो, मंत्री हैं, सकलेचा जी हो, मंत्री हैं, ये परिवारवाद के उदाहरण नहीं है। और केंद्र में भी आनंद जी एक चीज को समझना पड़ेगा आपको। देखिए, एक चीज तो मानना पड़ेगा कि यदि ये मंत्री है, ये तो बिल्कुल मुझे भी दिखाई दे रहे हैं, आकाश विजयवर्गीय भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जब अभी नड्डा आए तो उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय के चुनाव से इसकी शुरुआत हो रही, तो शुरुआत तो कर दी भारतीय जनता पार्टी ने, और ये तस्वीर खींच ली 2000। सर, ग्वालियर की जो महापौर पद की उम्मीदवार है, उनके जो पिताजी या ससुर हैं, वो महापौर नहीं रहे हैं क्या? ये मतलब अलग अलग नियम नहीं सर, ऐसे नहीं होता ना, अलग अलग नियम नहीं होते। अब जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो है वो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके बेटे जो है वो मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष। ये परिवारवाद नहीं अलग हो गया। देखिए, ये तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कह दिया कि हम मौका नहीं देने वाले। भाई, परिवारवाद की मनमानी व्याख्या नहीं चलेगी ना, ये मैं कहना
कहना चाहता हूं। दूसरा, आपने भी एक बात कही कि कांग्रेस ये कह रही है कि 3-4 महापौर की सीटें जीते। बिल्कुल नहीं, 16 से कम पर कोई समझौता नहीं है, पूरी ताकत से लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। और इसीलिए ये तो आप मंच पर कह रहे हैं सर, पीछे जो हमारी बात होती है, उस हार, जो संभावित हार है, उसकी बौखलाहट में महिलाओं पर एक अभद्र कमेंट भी मध्य प्रदेश भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से आया है। उसकी बड़ी आलोचना सोशल मीडिया पर हो रही है। तो ये बौखलाहट है कि अचानक से ये कांग्रेस उठ खड़ी कैसे हो गई है। तो मैं ये 2 चीजें कहना चाहता था सर। अब समय कम है जी धैर्यवर्धन जी। मैं सुमन शर्मा जी के बारे में कहना चाह रहा था, केवल इतना सा। ग्वालियर की प्रत्याशी का उल्लेख किया आपने। उनके ससुर साहब 90 के दशक के आसपास तो इस दुनिया से ही विदा हो गए। उसके पहले वो जनसंघ के समय के कार्यकर्ता थे, तब वे विधायक रहे, तब महापौर रहे। आज आप देखिए क्या फर्क पड़ता है, इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब आनंद जी जरा सुन लीजिए, एक मिनट। हाँ जी 30-40 साल की आयु के लोगों ने तो उनके ससुर साहब को, धर्मवीर शर्मा जी को देखा भी नहीं है। वो उस पीढ़ी के कार्यकर्ता थे। तो इतने लंबे गैप के बाद उनकी पुत्र वधू को कोई लाभ नहीं मिला कि उसके कारण से उनको कभी कोई टिकट दे दिया गया। वो कार्यकर्ता के तौर पर काम करती रही। ये तो पृष्ठभूमि के नाते बताया गया कि लोग ये कहें कि कहां से लेकर क्या, इनका क्या बैकग्राउंड है, तो बता सकते हैं कि दूसरी पीढ़ी की कार्यकर्ता है। इनके ससुर साहब का भी भारतीय जनता पार्टी के विस्तार में, जनसंघ के विस्तार में अमूल्य योगदान रहा। जी कुछ कह रहे थे आनंद जी। मैं यही कह रहा था कि आज जो है 1964 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वर्गवासी हो गए, लेकिन आज भी उनका जिक्र जरूरी होता है। मतलब अपने लिए अलग नियम और दूसरों के लिए अलग नियम। ये भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी है। धैर्यवर्धन जी सुन लीजिए, अब ये परिपाटी है, जवाब दे दीजिए। ये परिपाटी है कि वो दूसरी पीढ़ी का है, ये तीसरी। समय नहीं है सर, धैर्यवर्धन जल्दी से। ये परिवारवाद नहीं है तो क्या है? वास्तव में नियम और कानून जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपने लिए अलग रखना चाहती है, दूसरों के लिए अलग रखना चाहती है। मैंने कहा ना कि ध्यान भटकाने की राजनीति करते हैं। राजीव जी, ये सब खानदान में प्रधानमंत्री बनाने और आप तुलना कर रहे हैं। 30 साल से कोई प्रधानमंत्री नहीं है गांधी परिवार से। 30 सेकंड में आप बता दीजिए, ये जो व्याख्या हो रही है, ये व्याख्या और बीजेपी की व्याख्या में कितना फर्क है? संदीप जी जल्दी से 30 सेकंड बता दीजिए। मुझे ये लगता है मनोज जी कि कोई सैद्धांतिक या वैसी परिभाषा तो परिवारवाद की है नहीं है। जो राजनीतिक दल है वो उसे अपने तरह से गढ़ लेता है। मेरा मानना यह है कि परिवारवाद का मतलब ये होना चाहिए, व्याख्या करनी चाहिए राजनीतिक दलों को कि पिता सांसद है तो बेटा विधायक नहीं होगा, बेटा विधायक है तो उसका बेटा विधायक नहीं होगा। यह परिभाषा कम से कम चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, उसे सामने लानी चाहिए। नहीं तो परिवारवाद को लेकर अपने अपने तरह से लोग तर्क गढ़ेंगे। बहुत सही बात आपने कही। और क्या ये 2023 में दिखाई देगा? क्योंकि इस तरह की तैयारी बीजेपी कर रही, हो सकता है कांग्रेस भी उसी राह पर बढ़ती हुई, लेकिन कांग्रेस का कहना सीधा है कि जो जीतेगा हम तो उसको टिकट देंगे। धैर्यवर्धन शर्मा, आनंद जाट जी और संदीप पौनाडी जी, आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। मध्य प्रदेश में आज संकनात कर दिया नगरीय निकाय चुनाव का। भारतीय जनता पार्टी ने जोर शोर के साथ दिखाई भी दिया है, कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। कांग्रेस ने अपना एकजुटता का परिचय दिया है। लेकिन ये चुनाव जाहिर कर रहे हैं कि आखिर किस तरह आने वाले दिनों में आगाज होगा दोनों दलों का, क्योंकि संकनात के बाद जो अंदाज दिखाई दिया है वो आगाज भी कुछ अलग तरफ इशारा कर रहा है। नजर रहेगी इस पर। मुद्दा सियासी है, इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।